सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पंचायत चुनाव पर बोले सीएम, निर्वाचन आयोग जो भी तारीख तय करेगा उसी तारीख पर चुनाव लड़े जाएंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कोर्ट शुक्रवार को सुनाएगी फैसला। कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें। अंकिता के पिता बोले, मेरी बेटी के तीनों हत्यारों को हो फांसी। 2016 के चर्चित स्टिंग मामले में सीबीआई एक्शन मोड में। सीबीआई ने संबंधित नेताओं को समन भेजना शुरू किया। कांग्रेस का तंज। हरीश रावत की न्याय यात्रा की गूंज पहुंची बीजेपी आलाकमान तक। उत्तराखंड के जंगलों में बाघों के संरक्षण के लिए बड़ा कदम। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 5 बाघों को राजाजी टाइगर रिजर्व किया जाएगा ट्रांसफर। एनटीसीए को भेजा गया प्रस्ताव। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तराखंड में भूचाल ला देने वाला अंकिता भंडारी हत्याकांड। इस मामले पर 30 मई को फैसला आने वाला है। इस मामले में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगी। अदालत के फैसले पर उत्तराखंड के साथ ही पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। फैसले से पहले अंकिता के पिता ने कहा है कि इस मामले में आरोपियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। अंकिता के तीनों दरिंदों को हो फांसी। पिता की गुहार कोर्ट में कबूल होगी। अंकिता हत्या मामले में इंसाफ की घड़ी। कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के फैसले की घड़ी आ गई है। 30 मई को कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट मामले में फैसला सुनाएगी। 18 सितंबर 2022 को ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली पौड़ी की डोब श्रीकोट निवासी अंकिता भंडारी रहस्यमय परिस्थिति में गायब हो गई थी, जिसका 24 सितंबर को चीला नहर से शव बरामद हुआ था। इस मामले में गिरफ्तार वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अपने 2 सहयोगियों सौरभ और अंकित के साथ मिलकर अंकिता की हत्या की बात कबूली थी। पूछताछ में सामने आया कि किसी वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने से मना करने को लेकर हुए विवाद में अंकिता की हत्या की गई। अंकिता के चैट से भी इस बात का खुलासा हुआ। हालांकि वो कथित वीआईपी कौन था, इस रहस्य पर पर्दा ही रहा। इस मामले में गठित एसआईटी की ओर से कोर्ट में दायर चार्जशीट में वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य को मुख्य आरोपी बनाया गया, जबकि सौरभ और अंकित को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया। आइए आपको बताते हैं कि इस मामले में कब क्या क्या हुआ। 18 सितंबर 2022 ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी रहस्यमय परिस्थिति में हुई गायब। 19 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट राजस्व पुलिस में दर्ज कराई गई। 22 सितंबर को रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर हुआ मामला। 23 सितंबर 2022 को वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ और सह प्रबंधक अंकित को गिरफ्तार किया गया। 24 सितंबर 2022 को ऋषिकेश के चीला नहर से अंकिता भंडारी का शव बरामद हुआ। 25 सितंबर 2022 को उत्तराखंड सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। 19 दिसंबर 2022 को एसआईटी ने कोर्ट में 500 पन्नों की चार्जशीट दायर की। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 354 ए के तहत आरोप तय। अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत भी आरोप तय। 2 अन्य आरोपियों सौरभ और अंकित पर धारा 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय। 28 मार्च 2023 को मामले की नियमित सुनवाई अदालत में शुरू हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद 30 मई 2025 को अदालत सुनाएगी फैसला। 2 साल से अधिक समय तक हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से विभिन्न गवाहों को पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अंकिता की बिलखती मां और सूनी आंखों से पिता अदालत की कार्रवाई में शामिल होते रहे। और अब वो घड़ी आ गई है जब अंकिता के परिवार की न्याय की आस पूरी होने वाली है। फैसले से पहले अंकिता भंडारी के पिता ने कहा है कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी की हत्या करने वाले तीनों दरिंदों को फांसी की सजा मिले। जो जिस तरह से मेरे निर्दोष लड़की अंकिता भंडारी को इन तीनों दरिंदों ने मारा है, तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि मौत के बदले मौत। तो परसों 30 मई को अंतिम फैसला होने वाला है और हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी हमारे सामने इन तीनों को फांसी की सज़ा हो।
वहीं इस मामले पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में वीआईपी कौन था जिसके कारण अंकिता की हत्या हुई, उसका खुलासा नहीं किया गया। वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रदेश सरकार ने अंकिता हत्या मामले में त्वरित न्याय के लिए सभी जरूरी कदम उठाए, परिवार का पूरा साथ दिया। बीजेपी कोर्ट से अंकिता के परिवार को न्याय की उम्मीद जता रही है। अंकिता के मामले में भाजपा सरकार का जो रवैया है वो तो अपराधियों को बचाने का रहा है। आज तक भी नहीं पता चल पाया है कि वो वीआईपी कौन है जिसके ऊपर सारी ये कहानी, ये हत्या की गई है, जघन्य हत्या की गई है। और हमारी बिटिया अंकिता की हत्या का रहस्य आज भी अनसुलझा है। माननीय न्यायालय में ये मामला चल रहा है। हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से न्यायालय के समक्ष भाजपा सरकार के प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने, जांच अधिकारियों ने सही तथ्य रखे होंगे तो न्यायालय निश्चित रूप से इस पर कठिन से कठिन और कठोर से कठोर कार्रवाई करेगा। पूरा उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश को इस फैसले का इंतजार है। हम न्यायपालिका पे पूरा भरोसा करते हैं और हमें पूरा यकीन है कि कानून अपना काम करेगा, दोषियों को सजा मिलेगी। और इस मामले में क्योंकि न्यायालय ने, पुलिस ने पूरी सजगता से अपना काम किया है, तो अब राजनीति करने की कोई गुंजाइश इसमें नहीं होनी चाहिए। पहाड़ की बेटी अंकिता को दरिंदों ने बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया था। अब 2 साल से अधिक समय के बाद 30 मई को अंकिता हत्याकांड पर फैसला आने वाला है, जिस पर देवभूमि के साथ ही पूरे देश की नजरें लगी हुई हैं। अंकिता के पिता चाहते हैं कि कोर्ट उनकी मासूम बेटी की हत्या करने वाले दरिंदों को मौत की सजा दे। अब देखना होगा कि अंकिता के पिता की गुहार पर कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट, अशोक कुमार और पौड़ी से संवाददाता मुकेश बचेती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घनसाली में विधायक शक्तिलाल शाह के बेटे की शादी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री का घनसाली में नगर पंचायत अध्यक्ष और भाजपा जिलाध्यक्ष समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल भी मौजूद रहे। 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में अब सीबीआई पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि मामले की जांच में तेजी लाते हुए सीबीआई ने दल बदल करने वाली तत्कालीन विधायक और अन्य संबंधित नेताओं को समन भेजना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सीबीआई ने मंत्री सुबोध उनियाल को भी समन दिया है। वहीं इस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने तंज कसा है। उनका कहना है कि सीबीआई केस जिन की तरह बोतल से बाहर आना मतलब हरदा की न्याय यात्राएं निशाने पर है। ये बोतल में से जिन की तरह बाहर आता रहेगा मामला जब जब हरीश रावत जी यानी हरदा सक्रिय होंगे। ऐसे में मुझे लगता है हरीश रावत जी की ये जो न्याय यात्राएं हैं, भाजपा के झूठ का पर्दाफाश है, भांडाफोड़ है, उसका तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। उनकी यात्राओं की गूंज यहाँ से लेकर दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है और भाजपा का हाईकमान अब हरीश रावत जी का ये जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है उसको थामने के लिए फिर से उन्होंने बोतल से जिन निकाल दिया सीबीआई जांच का, और कुछ न कुछ वो अब चुनाव तक लगातार इसमें करते रहेंगे। 2016 में उत्तराखंड की राजनीति में आए भूचाल ने कांग्रेस यानी हरीश रावत की सरकार को स्टिंग मामले में गिरा दिया, जिसके बाद से सीबीआई ने अब इस पूरे मामले में जांच तेज कर दी है, जिसके चलते मंत्री सुबोध उनियाल सहित कई ऐसे नेताओं जिन्होंने दल बदल करने का काम किया उनको समन भेजा जा चुका है। हालांकि समन के चलते अलग अलग समय पर उनको बुलाया भी गया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस की माने तो कांग्रेस का ये कहना है कि हरीश रावत जो कि अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उसका सटीक निशाना उत्तराखंड से लेकर दिल्ली हाई कमान तक लगा है, जिसका भाजपा पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। इसीलिए आने वाले चुनाव में भाजपा अपनी राह को आसान कर सके, इसलिए सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए भाजपा इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। हालांकि अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि सीबीआई जब इस पूरे मामले पर जांच करेगी तो किन राजों से पर्दा उठना बाकी है और ऊंट किस करवट बैठेगा, ये आने वाले वक्त पर ही पता।
उत्तराखंड के सहकारी मंत्री धन सिंह रावत ने बुराड़ी में किसानों को सम्मानित करने के साथ कहा कि किसानों के हित में सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और इन योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। महिलाओं के स्वरोजगार के लिए कोऑपरेटिव बैंक भी ऋण उपलब्ध करा रहा है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। साथ ही कहा कि सरकार किसानों को 0% ब्याज की दर पर बैंक से लोन दे रही है ताकि किसान अपनी फसल से अच्छी पैदावार कर सकें। सभा में एक स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए तो जो लोग छोटी दिक्कतों के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक आते हैं, लोगों का परीक्षण वहीं पे हो जाए, लोगों की जांचें वहीं पे हो जाए, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मैसेज पूरे जो है हमारे टिहरी ज़िले में ज़रूर जाएगा। और मैं विधायक जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे राय दी थी कि हम हर ग्राम सभा में अगर एक स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे तो बहुत अच्छा मैसेज इसका जाएगा। ठीक है। अल्मोड़ा में भाजपा जिला कार्यालय में अहिल्या देवी होलकर की 300वीं जयंती को लेकर एक गोष्ठी और कार्यशाला का आयोजन किया गया। गोष्ठी में प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने भी शिरकत की है। गोष्ठी में रेखा आर्या ने कहा कि अहिल्याबाई दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण का आदर्श हैं, जो 18वीं सदी में महिला सशक्तिकरण, गुड गवर्नेंस और न्यायपूर्ण शासन प्रणाली की प्रतीक रही है। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि अतीत में इतिहासकारों के भेदभाव के चलते उनसे हमारी आधुनिक पीढ़ी पूरी तरह परिचित नहीं हो सकी है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम अहिल्या देवी होलकर को अपनी बेटी और बच्चियों के लिए आदर्श के रूप में स्थापित करें। अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती को मनाने का लगातार हर जनपद में, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। निश्चित रूप से अहिल्याबाई होलकर जी एक ऐसी शासक रही हैं, आज के समय में हम देख सकते हैं कि जहां महिलाओं के लिए आगे बढ़ने में, आगे कार्य करने में कई सारी चुनौतियां हैं। भाजपा ने 21 से 31 मई के बीच देश के सभी जिलों में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाने का फैसला लिया है। उत्तराखंड में भी भाजपा अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाएगी। 31 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम के माध्यम से रानी अहिल्याबाई के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। रानी जो हमारी अहिल्याबाई होलकर जी हैं, उनका 300वीं जो है जन्म जयंती वर्ष हम मना रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में ही उनकी ये जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। उनके कृतित्व को लेकर शासन प्रशासन उनके द्वारा जो चलाया गया, उस कालखंड में भी वो महिलाओं की जो इतनी बड़ी सेना लेकर उन्होंने अनेकों युद्ध किए और एक प्रशासनिक क्षमता जो उन्होंने उस कालखंड में दिखाई, आज की जो महिलाएं हैं उनको अपना आदर्श मानती हैं। और उसी क्योंकि राजनीति क्षेत्र में बहुत अहम जिम्मेदारी महिलाओं की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पारित करके उन्होंने महिला शक्ति को प्रधानता दी है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है उनकी जन्म जयंती वर्ष पर 31 मई को माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के आवास सदन में जो है ये कार्यक्रम भव्य दिव्य आयोजन किया जा रहा है। मसूरी में अहिल्याबाई होलकर जयंती पर बीजेपी ने चित्रकला और मेहंदी प्रतियोगिता का मसूरी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के सभागार में भव्य आयोजन किया, जिसमें मसूरी के कई स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस अवसर पर छात्राओं और युवतियों के लिए चित्रकला और मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य छात्र छात्राओं को अहिल्याबाई के जीवन, त्याग और प्रशासनिक योगदान से प्रेरित करना था। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन, कार्यों और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर सुंदर और प्रेरणादायक चित्र प्रस्तुत किए। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से प्रणाम करना चाहूँगा, हृदय से आभार करना चाहेंगे कि जिन्होंने ऐसी हस्ती को इतिहास से बाहर निकाला है, अहिल्याबाई होलकर को, जिन्होंने एक महिला होते हुए बहुत ही सुंदर शासन दिया, बहुत ही सुंदर शासन किया। एक बहुत ही कम उम्र में उन्होंने मालवा राज्य की रानी का कार्यभार संभाला। उन्होंने जो कार्य किए वो देश के लिए एक गर्व की बात है। अहिल्याबाई होलकर जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है किस प्रकार से देश की सेवा करनी चाहिए, अपने समाज की सेवा करनी चाहिए, गरीबों के लिए न्याय की बात करनी चाहिए, न्याय के लिए लड़ना चाहिए। पानी के प्याऊ कुएं
जिस प्रकार से उन्होंने 300 वर्ष पूर्व बनाए थे, आज भी वो समय आ गया है कि हमें उन बातों को, उन सिद्धांतों को आगे ले जाते हुए पूरे भारतवर्ष में विकास की नदियाँ, विकास की लहर बहानी चाहिए। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में मसूरी में आधारभूत संरचनाओं और सुविधाओं में सुधार के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने रोड कनेक्टिविटी, यातायात और नागरिक सुविधाओं के विकास जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने कहा कि मसूरी में आधारभूत संरचनाओं एवं सुविधाओं के विकास के लिए शहरी विकास विभाग नोडल विभाग होगा। उन्होंने कहा कि मसूरी के लिए ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, जिसे कम करने के लिए अन्य वैकल्पिक मार्गों को दुरुस्त किया जाना जरूरी है। उन्होंने आरटीओ और पुलिस को मसूरी के ट्रैफिक प्लान का सख्ती से पालन कराए जाने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने झड़ीपानी रोड, कैमल्स बैक रोड, लंढौर और खट्टा पानी रोड के चौड़ीकरण के निर्देश दिए। खबर विकासनगर से है, जहां पार्लियामेंट वोट के बाद एक राष्ट्र एक चुनाव की बहस अब स्थानीय स्तर पर भी जोर पकड़ने लगी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने विकासनगर में एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें एक साथ चुनाव कराने के विचार को समय की जरूरत बताया और इसे प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम बताया। वक्ताओं का कहना था कि इससे न केवल चुनावी खर्च में कमी आएगी, बल्कि विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। हालांकि गोष्ठी में आए कुछ प्रतिभागियों ने इसके संवैधानिक और व्यवहारिक पक्षों पर भी सवाल उठाए। विकासनगर में यहाँ के जो लोकप्रिय विधायक हैं आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी के नेतृत्व में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक प्रबुद्ध संगोष्ठी का आयोजन हुआ। आज देश भर में एक संशोधित विधेयक प्रस्तावित आया है और वन नेशन वन इलेक्शन में किस प्रकार से हम चुनाव प्रणाली में सुधार कर सकते हैं, चाहे वो निष्पक्ष चुनाव की बात हो, पारदर्शी चुनाव की बात हो, कम खर्चे की बात हो। खबर लक्सर से है, जहां नगर पंचायत लढौरा में उठापटक जारी है। पंचायत अध्यक्ष के कमरे का ताला लगा दिए जाने से सभासदों में आक्रोश बढ़ गया है। उन्होंने वहीं दरी बिछाकर धरना दिया है, नारेबाजी करते हुए भ्रष्टाचार को बंद करने की बात कही है। नगर पंचायत कार्यालय में सभासदों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। दरअसल सभासदों ने नगर पंचायत में संपत्ति पर हो रहे कब्जों को उजागर किया था, जिस पर अध्यक्ष के कमरे पर ताला लगा दिया गया। ये अध्यक्ष जी के पास है कमरा और भाई अध्यक्ष जी से ही इसमें वार्ता की जाए तो वो ओढ़े रहेगा। ये तो सरकारी संपत्ति है। नहीं सर, तो अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष का अपना अधिकार है और बाकी आप उन्हीं से बात करें। तो उन्हें कमरा, भाई अध्यक्ष बन गए तो उन्हें कमरा अलॉट है। अब वो क्या उसमें ताला लगवा रहे हैं। एक अनुरोध करना चाहूँगा, निवेदन भी करना चाहूँगा कि आज आप ये मतलब जिस तरह चेयरमैन साहब ने इस तरह के कार्य किया है, अपने कमरे पर ताला लगाने का काम कर रहा है, हमें इंसाफ कौन दिलाएगा? हम तो, हमारे लिए तो आप ही इंसाफ, हमें तो आप ही इंसाफ दिला सकते हो। अब इनकी मंशा क्या है, ये शायद कहीं ना कहीं सभासद जो है यहाँ चोरी रोकने का काम कर रहे हैं ना, जो चोर बाजारी चल रही है नगर पंचायत लंढौरा में, तो शायद ये कारण ये भी हो सकता है। और रही बात सभासदों में से जो हम समाज के यहाँ चुन के भेजे, तो जनता ने भेजे है ना। अब हमारे में से अगर घृणा आ रही है, इस तरह का कोई मामला है, तो हमारे मुंह पे कहो। में एक बार फिर उठापटक शुरू हो गई है। इस बार सभासद और पंचायत अध्यक्ष आमने सामने आ गए हैं। वजह है कि नगर पंचायत के सभासदों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पंचायती यानी सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। वो सीधे सीधे नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर शासी अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि पालिका यानी कि नगर पंचायत के कार्यालय में सभासदों के बैठने या उनकी वो अपनी समस्याएं कैसे सुने, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस बार पंचायती भूमि को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ था, वो अब धरना प्रदर्शन तक पहुंच गया है। 2 दिन से लगातार सभासद धरने पर हैं और कार्यालय के सामने ही वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सभासदों ने आरोप लगा कि अभी तक यानी पिछले जब से नगर पंचायत का दर्जा लंढौरा को मिला है, तब से लेकर अब तक सभासदों के बैठने की व्यवस्था नगर पंचायत अध्यक्ष के कार्यालय में होती थी। वो वहीं बैठ करके अपने अपने क्षेत्र यानी अपने अपने वार्डों की समस्याएं सुनते थे और वहीं मीटिंग वगैरह आयोजित होती थी। लेकिन जब से भूमि विवाद शुरू हुआ है, तब से नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा अपने कार्य पर ताला लटका दिया गया है। तब से सभासद आक्रोश में हैं और धरना दे करके प्रदर्शन कर रहे हैं। अब अधिशासी अधिकारी द्वारा कहा जा रहा है कि उसका इस प्रकरण से कोई लेन देन नहीं है, जबकि सभासद साफ तौर पर उन्हें भी लपेट रहे हैं, यानी उन पर भी खुल्लम खुला आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी मिले हुए हैं। सभासद कह रहे हैं कि तमाम सरकारी भूमियों की जांच हो और सभासदों के
नगर पंचायत परिसर में बैठने की व्यवस्था की जाए। जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक वो लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अब आने वाले वक्त में देखने वाली बात है कि कब प्रशासन इस मामले को निपटाता है और सभासदों को किस तरह से मनवाता है। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर, अक्सर। उत्तराखंड लेखपाल संघ का 3 दिन का धरना प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने तीसरे दिन भी अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। तहसील परिसर में आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने राजस्व उप निरीक्षकों की समस्याओं को हल कराने की मांग की है। बार बार मांग के बाद भी राजस्व उप निरीक्षकों को मानव और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे, जिसके चलते उन्हें काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन से बैठे हैं। 3 दिन का हमारा कार्य बहिष्कार है उत्तराखंड लेखपाल संघ के बैनर तले। हमारी विशेष मांग ये है कि एक राज्य सरकार की, उत्तराखंड सरकार की एक योजना है जिसके तहत हमने हमारी जो खतौनियाँ हैं ग्रामों की, राजस्व ग्रामों की, उसमें हमने प्रत्येक खाते में प्रत्येक खातेदार का अंश का निर्धारण करना है। यानी उसके हिस्से में, उस खाते में जितनी ज़मीन आनी है वो हिस्से उसके अंश में लिखनी है हमने। ये एक तो हमने जैसे हमारी समस्या ये है कि हमें अंश निर्धारण के लिए एक लिमिटेड टाइम दे दिया है कि आप इस टाइम पीरियड में इसको करके दीजिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि हमारी जो खतौनियाँ हैं वो बहुत बड़ी बड़ी खतौनियाँ हैं जिनमें इतनी आसानी से अनुसंधान नहीं हो पाता है, जिसके लिए हमें पुरानी खतौनियों की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें कोई भी वो नहीं दिया गया है कि मतलब हाँ संसाधन नहीं दिए गए हैं। और जैसे हमने सरकार से पहले भी मांग की थी कि मतलब हमें संसाधन दिए जाएँ। नहीं, इसमें हमें 2-3 समस्याएं मुख्य रूप से आ रही हैं। पहला तो ये कार्य इतना जटिल है कि इसके लिए हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी है। हमारे पास ये कि ऑनलाइन काम होना है, लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कनेक्टिविटी के लिए काम होना है, वो हमारे पास नहीं। जब तक हमें संसाधन नहीं मिल पाएंगे पूरे तब तक हमें काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इस काम को करने के लिए हमें जो साक्ष्य चाहिए वो बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे ऊपर डाला गया है, जबकि वो बर्डन ऑफ प्रूफ खातेदार का होना चाहिए। जिस खातेदार को वो अपना निकलवाना है वो अपना साक्ष्य लेके आए। और सीएम भजनलाल शर्मा का चित्तौड़गढ़ दौरा, वीर शिरोमणि महाराजा प्रताप की मूर्ति का अनावरण, माता पन्नाधाय राणा पुंजा की प्रतिमाओं का अनावरण, महाराणा प्रताप की जयंती पर किया अनावरण। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महाराणा प्रताप की जयंती पर यह अनावरण उनके द्वारा किया गया है। चित्तौड़गढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण उनके द्वारा किया गया है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया है। महाराजा छत्रसाल की जयंती पर बोले हैं सीएम, महाराजा छत्रसाल को पाठ्यक्रम में जगह दी गई है। महाराजा छत्रसाल के आदर्शों पर चल रहे हैं। महाराजा छत्रसाल को लेकर के हमारी सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम हाथ में लिए। हम पाठ्यक्रम में भी उनको स्थान दे रहे हैं, जिसके कारण से भविष्य में स्कूल और उच्च शिक्षा में उनके बारे में जनता जाने, विद्यार्थी जाने, और साथ ही साथ हमारे अपने अतीत के विरासत से विकास की ओर के चलने वाले क्रम में महाराजा छत्रसाल के जीवन को सामने रखते हुए शासन के अंदर भी उनके द्वारा बताए गए, सुझाए गए मार्गों के आधार पर हम न केवल नीतियां बनाएंगे बल्कि महाराजा छत्रसाल की स्मृतियों से जुड़ी हुई यादों के लिए भी ये स्थान पर्यटन के केंद्र के माध्यम से भी विकसित करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।